नाज़रीन किराम, आपको आज के इस वीडियो में वेलकम करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जान आलम खाकी, और हम पिछले चंद वीडियोस से मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो ग्लोबल है, जो बड़े पैमाने पर है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के सफ़र के बारे में है। तो इस सिलसिले में मैं आपको ग्लोबलाइजेशन तक लेके आया था पिछले वीडियो में, और ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में चंद बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश की थी, और ये बताने की कोशिश की थी कि ग्लोबलाइजेशन ने ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का जो गैप है वो ऑलमोस्ट ब्रिज कर चुका है। कई तरीक़ों से, कई पहलुओं से ये ब्रिज हो चुके हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से पॉसिबल हुई हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एक और डेवलपमेंट जो एक नाम से पुकारा जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से हिस्सा भी है, और बाज़ औक़ात इसको एक अलग फिनोमेना के तौर पर देखा भी जा रहा है, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज सोसाइटी। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू की थी कि प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स में किस तरह इंसान रहा करते थे, किन चीज़ों से अपने बका पॉसिबल बनाते थे, फिर एग्रीकल्चरल जो ईरा था उसमें इंसान कैसे जीता था, फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो किस तरह इंसानों का हाथों से शिफ्ट होकर जो सिग्निफिकेंस है वो मशीनों की तरफ आया, और इस तरह होते होते एनॉर्मस नॉलेज प्रोडक्शन हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में। होते होते अभी हुआ ये कि नॉलेज जो है, जिस तरह पिछले ज़मानों में ज़मीन, ह्यूमन लेबर वगैरह ये चीज़ें सिग्निफिकेंट होती थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस थे वो सिग्निफिकेंट थी। नॉलेज सोसाइटी के अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट है नॉलेज प्रोडक्शन का, नॉलेज एक्सचेंज का, वैल्यूज का, उन तमाम का ताल्लुक जो है वो नॉलेज से है। यानी ये सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी इसलिए सिर्फ नहीं कहलाती है कि यहाँ सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ है, नॉलेज हमारा खुराक है, नॉलेज हमारा गवर्नमेंट है, नॉलेज हमारा सब कुछ है, ये नहीं, बल्कि जो फाउंडेशनल फैक्टर है, जो क्रिटिकल फैक्टर है इस सोसाइटी में जीने का, वो नॉलेज है। हमें याद है कि हमारे सिविलाइजेशंस में, ईस्ट वेस्ट में, पहले ज़माने में दर्जात हुआ करती थी। एलीट और जो कॉमन लोग थे उनके दरमियान बहुत सारे तबकात होते थे। उनमें अमीर कबीर लोग थे, उनमें नवाब थे, उनमें किंग्स थे, उनमें लैंड लॉर्ड्स थे, उनमें हर किस्म के लोग थे, और रिलीजियस क्लर्जी थी, उनकी अपनी एक इज्जत थी। तो इस लिहाज से ये कई मंजिलों से होते हुए इंसान ही चाहता था, और किसी का स्टेटस माशरे में इस बात पर मबनी था कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, किस कल्चर से ताल्लुक रखता है, किस ट्राइब से ताल्लुक रखता है, तो उसी हिसाब से इज्जत की जाती थी। मशहूर वाक़या है कि दो आदमी थे, तो उनके कोई गांव में इज्जत नहीं करता था, क्योंकि गांव में हर कोई शेख, चौधरी वगैरह ये थे। तो उन्होंने सोचा यार हमारी कोई इज्जत नहीं करता तो हम क्या करें। तो एक बंदे ने, दूसरे बंदे ने कहा यार हम ऐसा करते हैं, आप अपने आप को हाजी कहें तो मैं आपको हाजी साहब बोलूंगा, और आप मुझे काजी साहब बोलें, काजी साहब हर एक के सामने। तो इस तरह जो है फिर दूसरे लोग भी हमें हाजी साहब, काजी साहब बोलेंगे, चूंकि इनकी बड़ी इज्जत है। तो ये बात थी कि नामों की इज्जत थी, टाइटल्स की इज्जत थी कि कौन है। नॉलेज सोसाइटी में और बहुत हद तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी
लोगों का मकाम माशरे के अंदर उनके खानदानों से डिटरमिन नहीं होने लगा, बल्कि एक्चुअली उनका नॉलेज, उनके स्किल्स, उनकी एबिलिटीज जो थी वो उनसे मुतयन होने लगी। भाई आपका बाप बादशाह था या नहीं था, फॉरगेट अबाउट इट। आप ये बताओ कि आप क्या कर सकते हो, कौन से मशीन चला सकते हो, आप क्या नॉलेज का काम बने, मैनेजर बन सकते हो, नॉलेज डील कर सकते हो, हिसाब किताब कर सकते हो, क्या कर सकते हो या क्या कर सकती हैं। तो इसलिए इस नॉलेज सोसाइटी में बड़ी खूबी है कि ह्यूमन वैल्यूज जो है वो बहुत हद तक इंसान के नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज पर मबनी होने लगी है। दूसरी बात यह है कि इस माशरे के अंदर अभी नॉलेज प्रोडक्शन, नॉलेज सेल, नॉलेज एक्सचेंजेस, नॉलेज टीचिंग, जिसमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स शामिल हैं। आप देखें गली गली, कूचा कूचा, ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों पर ये इंस्टीट्यूट, वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, हर किस्म के इंस्टीट्यूशंस उभर रहे हैं जिनका ताल्लुक नॉलेज जनरेट करने से है, नॉलेज देने से है, नॉलेज इंपोर्ट करने से है, नॉलेज एक्सपोर्ट करने से है। अभी मैं ये वीडियो से पहले मैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाना चाह रहा था, मैं भूल गया लाना। वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक छोटा सा यूएसबी और एक थोड़ा सा बड़ा सा यूएसबी, जिसको पासपोर्ट कहा जाता है। आप अंदाजा करें कैसे जमाने में हम जी रहे हैं, किस इल्म के जमाने में जी रहे हैं कि ये जो छोटा सा पासपोर्ट है, जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं, एक्चुअली एक होल लाइब्रेरी जिसके अंदर तकरीबन समझ लें कि लाख की किताबें हैं, वो इस यूएसबी में आराम से आप जेब में डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो नॉलेज ट्रांसपोर्टेशन जो है, नॉलेज कंटेनमेंट जो है, नॉलेज को कैसे, अभी आप देखें क्या से क्या डेवलपमेंट है। आपने नॉलेज सेव करने के लिए क्लाउड तक पहुंचते हैं। आज के जमाने में एक पावरफुल चीज है क्लाउड। आप अपनी चीजें क्लाउड्स में लग सकते हैं। ये कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस नॉलेज सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। इसका बड़ा फायदा सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट आया है नाज़रीन किराम, वो ये आया है कि यहाँ तबकात खत्म होने लगे हैं। जो रिवायती तबकात थे, रूलिंग क्लास है या रूल्ड क्लास है, ये तमाम चीजें, इज्जतें और कौन किस खानदान से आया, खानदान का कॉन्सेप्ट मिनिमाइज हो गया है। यहाँ अच्छा खानदान वाला वही है जो किसी बड़े और सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं। वो चाहे मर्द हो, औरत हो, कहाँ से आई है, किधर से आया है, ये टोटली इमैटेरियल है। वो किस खानदान से है, इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा है। तो ये एक ग्रेट ब्लेसिंग, या माशरे में हम कहते हैं इक्वलाइजर है। ये सबको एक ही सफ में खड़ा करता है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं। तो एक जबरदस्त जो है एक बिल्डअप हुआ है नॉलेज का, स्किल्स का और एबिलिटीज का, और इस नॉलेज सोसाइटी में इसी की ही कदर और मंजिलत है, जिसको हम वेरी जनरली नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। और ये नॉलेज सोसाइटी जो है वो इस कदर इंटेंस है, और ये नॉलेज का एप्लीकेशन मशीनों पर और ह्यूमन सोसाइटी के दीगर एस्पेक्ट्स पर इस कदर इंटेंस है कि आज इंसान ना सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि एक्चुअली कर दिखा रहे हैं कि वो तमाम काम जो इंसान किसी फैक्ट्री में, किसी माशरे में कर सकता था या कर सकती थी, वो सारे के सारे अब मशीनें ही करने लगी। ये तकरीबन 100 साल से ऊपर हुए जो ये काम शुरू हुआ। मशीनें कैसे रोबोट्स की सूरत में कारें बनाना, प्लेन्स बनाना और सोफिस्टिकेटेड काम करना। मैंने खुद देखा मेडिकल साइंसेस में
किसी दूसरे कमरे में डॉक्टर बैठ के कंप्यूटर पे किसी तीसरे कमरे में मरीज बैठा है, उस कंप्यूटर के जरिए वो कैसे ऑपरेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं प्रॉब्लम्स के, बीमारियों के। इट्स जस्ट सिंपली अमेजिंग। नॉट ओनली दिस कि वो मशीनें बाकायदा ट्रीटमेंट रिकमेंड करना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको क्या देना, क्या नहीं लेना देना। अभी मैंने रिसेंटली एक इंसान, एक खातून की सूरत में एक रोबोट देखा जो बहुत मशहूर हुआ है, और इस तरह के और बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट बनाया। जो मैंने देखा वो एक रोबोट था, जिस खातून जिसका नाम सोफिया था, वो एक एग्जीबिशन के अंदर वो डायलॉग करती थी किसी इंटरव्यूअर के साथ। इंटरव्यूअर उनसे सवालात पूछ रहे थे, जैसे लाइव किसी इंसान से गुफ्तगू नहीं करते हूँ, आपका नाम क्या है, अभी आप क्या फील करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर क्लोजर टू क्लोजेस्ट पॉसिबल इंसानी कम्युनिकेशन की तरह वो गुफ्तगू करती हैं। मैंने सुना है कि एक कंट्री ने उसको सिटीजनशिप दिया है सोफिया को, कि वो पहला दुनिया का रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिली है, और वो फिर शुक्रिया अदा करती है कि आई एम ऑनर्ड दैट आई हैव बीन मेड अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो ये हालत है आज। यानी रोबोट्स अभी फ्यूचर के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जो अमेजिंग काम, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कार्स विदाउट अ ड्राइवर, एक पॉसिबिलिटी है। मैं एक जगह एक हेलीकॉप्टर से किसी दूसरी जगह जा रहा था, तो हेलीकॉप्टर के पायलट से मैंने पूछा किस कदर ऑटोमेटेड है। तो हैरानकुन बात है, उसने कहा कि हम रास्ते में कुछ नहीं करते, हम एक जगह जहाँ से उड़ रहे हैं, जहाज को उड़ा रहे हैं हेलीकॉप्टर को, वहाँ हम प्रोग्राम करते हैं जिस एयरपोर्ट पे हमें उतरना है, और बाकी सारे का सारा काम जो है ये प्लेन खुद करता है। खुद कितना ऊंचाई पे जाना है, हाइट पे जाना है, लो आना है, और लैंडिंग करनी है, स्टॉप करना, तब तक हमें रास्ते में कुछ भी नहीं करना पड़ता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना। इतने हद तक ये प्लान्ड है। बिल्कुल पॉसिबल है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि प्लेन्स भी इसी तरह ऑटोमेटेड हो जाए। अब भी बहुत हद तक ऑटोमेटेड है। एक वक्त आए, हो सकता है कि पायलट की जरूरत ही ना हो, और प्लेन खुद ही उड़े, खुद ही जाके लैंड हो जाए किसी दूसरे तीसरे मुल्क में। तो ये हैरत अंगेज अमेजिंग डेवलपमेंट्स है। और अभी देखें, ये तो छोटी चीजें, जमीन पर की बातें हैं। मैं अभी आसमान की बातें करें, हम जो आसमान पर, जो सितारों पर और सैयारों पर इंसान कमन डाल रहे हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह के ऑटोमेटेड मशीनों के जरिए, जो सिंपली माइंड बॉगलिंग है। रिसेंट फिनोमिना में आपने देखा जो मार्स पर लैंडिंग है, और वो किस टाइप की लैंडिंग थी, कितना ऑटोमेटेड है मशीन, और कितना परफेक्टली जो है ह्यूमन से कहीं ज्यादा प्रिसिशन के साथ जो वो काम करता है। ये सब AI के कमालात में से होंगे, और ये तो जस्ट बिगिनिंग है। आगे जाके क्या होगा, इस पर दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। ये अगले मंजिलों में हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, ये हम अभी सोच भी नहीं सकते। जो कंपनीज में जो काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, माइंड बॉगलिंग है। हमारे साथ कम शेयर होता है पब्लिक के साथ, लेकिन इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ये आगे हमें कहाँ ले जाए। तो ये वो सफर था काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, कि जो मैं चाहता था कि एक थ्रेड के जरिए, छोटी छोटी बातों के जरिए, कॉमन बातों के जरिए एक स्टोरी मैं आपको बता दूं, ह्यूमन सिविलाइजेशंस के, ह्यूमन कल्चर्स के, ह्यूमन बिलीफ्स के आइडियाज आज तक बिगिनिंग से कैसे इवॉल्व हुए, और उसका सोसाइटीज पर, डिफरेंट सोसाइटीज पर डिफरेंट टाइम्स में क्या इम्पैक्ट आया। जो अभी मैं कंक्लूजन्स की तरफ जा रहा हूं, कि कंक्लूजन्स क्या हैं जो मैं आपके खिदमत में शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारी ये
तमाम दुनिया में बसने वाली चीजें, इंसान इस रूही जमीन पर ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन्स, सोसाइटीज और सिविलाइजेशंस, ये सब इवॉल्व हुए हैं। कोई भी एक मकाम पर शुरू से खड़ा नहीं है। एक ही परफेक्ट फॉर्म में कोई इंसान इस रूही जमीन पर चलते फिरते आया नहीं है सब कुछ लेकर। ये सब इस रूही जमीन पर सीखा है आहिस्ता आहिस्ता एक लंबे एवोल्यूशन के प्रोसेस में, और ये तमाम में इंसान की नीड्स ने इंसान को गाइड किया। वो जो कहते हैं ना जरूरत ईजाद की माँ है, एग्जैक्टली यही हुआ है। जरूरत पड़ती गई, इंसान ने नई चीज ईजाद की, उस चीज ने आगे नए मसाइल पैदा किए, नई जरूरतें पैदा की, उसको मीट करने के लिए फिर कुछ इंसान को और कुछ करना पड़ा। तो ये पहली बात है जो हमें समझने की। इसलिए भी कोई भी कॉन्सेप्ट सेक्रेड और प्रोफेन समझना हो तो उसके लिए जरूरी है कि ये कैसे हिस्टोरिकली, और कम से कम मैं अपने तौर पर हिस्ट्री का बड़ा कायल हो गया हूँ कि हिस्ट्री समझे बगैर किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी फेथ को, किसी भी साइंस को समझा नहीं जा सकता है। ये हिस्ट्री ही है कैसे इवॉल्व हुई ये चीजें, तो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं। ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज, इंसान के कल्चर, सिविलाइजेशंस, ये तमाम चीजें इवॉल्व हुई हैं। इसी तरह स्कूल सिस्टम्स भी, करिकुलम भी ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ। मैं अमेज हो जाता हूँ जब बाज लोग करिकुलम के अंदर या टेक्स्ट बुक्स के अंदर कभी कोई चीज आती है तो उसके बाद इतना सख्त हो जाएंगे, ये दुनिया की कोई ताकत इसमें से ये चीज निकाल नहीं सकती है, कोई चीज इसमें ऐड नहीं कर सकती है, कोई चीज इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं। पहली बात मैं ये पूछता हूँ कि ये चीज यहाँ आई कैसे? इंसानों ही ने लाया ना, जिन्नात ने लाकर या फरिश्तों ने लाकर इस किताब का हिस्सा नहीं बनाया, इस कल्चर का हिस्सा नहीं बनाया। ये इंसान ही ने इसको इंट्रोड्यूस किया, किसी ने इसको बेहतर समझा, किसी ने कहा कि ये जरूरी होनी चाहिए, लेकिन 50 साल के बाद लोगों को पता चले कि हमारी अब जरूरत नहीं रही है, तो उसके बाद उसको एडजस्ट करने में, री इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम क्या है? इस तरह के बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, निकलते जाएंगे। तो करिकुलम हो, एजुकेशन हो, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इस तमाम के अंदर आइडियाज क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए इवॉल्व होते रही हैं और इवॉल्व होनी चाहिए। ये फ्रीज नहीं हो सकती दुनिया, कोई चीज फ्रीज हो जाती है, हम और आप जानते हैं कि वो खत्म हो जाती है। कोई दरख्त हो, पत्ता हो, जानवर हो, कोई फ्रीज हो जाएगा, वो आखिरी दिन है उसका। यही वजह है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब, जिनके बहुत सारे अशार चेंज के बारे में ऐसे हैं कि जिनकी शदीद तवज्जो की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमारे मुख्तलिफ करिकुलम का हिस्सा नहीं होते हैं, जहाँ पे भी इकबाल की अहमियत है या उनकी लैंग्वेज समझी जाती है, फारसी या उर्दू, लेकिन उनके अशार एक्सट्रीमली पावरफुल एंड आई एडमायर देम। वो कहते हैं, सकूत महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है जमाने में। दुनिया में जो चीज परमानेंट है वो चेंज है। दुनिया में चीजें चेंज होती रहती हैं, ये चीज परमानेंट है। चेंज जो है वो परमानेंट है, बाकी सब चीजें बदलती रहती हैं। वो एक और शेर में फरमाते हैं, आईन नौ से डरना, तर्ज कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की जिंदगी में। वो कहते हैं कि नई नई नित नई इजादात से, नित नई चीजों से डरना और सिर्फ अपने कदीम आबाव अजदाद की ही चीजों पे अड़ना, पगड़ी हो या शिलवार हो या घर हो, कोई भी चीज लीजिए, नई नस्ल ये तमाम को रिकंस्ट्रक्ट करती है, रिफॉर्मुलेट करती है, रीडिजाइन करती है। तो कहते हैं अगर आप अड़े रहेंगे कि नहीं मेरे दादा ने जो घर बनाए मैं उसी में ही रहूंगा, चाहे मेरे कितने भी बच्चे हों, कितना भी बड़ा खानदान हो, नहीं उसी घर में ही रहूंगा, हमारी रिवायत है, कब तक जी सकते हैं उस घर के अंदर? सोचने वाली बात है। तो इकबाल इसकी तरफ इशारा करते हैं कि आपको वक्त के साथ साथ चेंजेस लाने पड़ेंगे। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये फर्द की जिंदगी पर जहाँ ये बात दुरुस्त है, वो अक़वाम
या नेशंस की जिंदगी में भी ये बहुत सारी चीजें। एक जमाने में हम हाथ से तख्ती पर लिख कर जो है लिखा करते थे, मैथमेटिक्स किया करते थे। आज एक से एक इंस्ट्रूमेंट आप देख लें मैथमेटिक्स के लिए भी, पैसों के हिसाब किताब के लिए। सादा से सादा दुकानदार भी मैं दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में देखता हूँ कि हर एक के मशीन में होता है, या अपने मोबाइल पे जो है फटाफट जो है लाखों का हिसाब किताब कर लेते हैं। किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैसे दुनिया इवॉल्व हो जाती है, बदलती रही है। अलबत्ता कुछ चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि कदीम से हैं और ये हमेशा के लिए रहेंगे। मसलन झूठ न बोलना, सच बोलना, ये दुनिया के किसी कौम में तब्दील नहीं हुआ ये उसूल। सच बोलना, झूठ न बोलना, ठीक है ना। किसी को जबान से या हाथ से तकलीफ न देना, किसी कल्चर में भी ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है। लोग अमल नहीं करें वो अपनी जगह पे, लेकिन ये हमेशा सेम है। हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, इधर बदला है ये। तो इसी आइडियल की कोशिश में हर सोसाइटी, हर कल्चर के अंदर इंसाफ को बेहतर से बेहतर किया जाता है ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो ये जो वैल्यूज हैं ह्यूमन सोसाइटीज के, सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में जितना भी हम डिबेट करें, कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जो इंसान को लगता है कि जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि आप हमसाये वाले को तकलीफ देकर खुश हो जाएंगे। ये होगा नहीं। किसी पर हाथ उठा के आप खुश रहेंगे, ये होगा नहीं। और रहती दुनिया तक आप अगर किसी पर मेहरबान होते हैं तो आपको इससे खुशी मिलेगी, किसी की खिदमत करते हैं खुशी मिलेगी। हर बनीनव इंसान को अपना समझेंगे, इंसान का हिस्सा समझेंगे, जानवरों पर रहम करेंगे, उनके हुकूक का ख्याल रखेंगे। ये वो बातें हैं जिन्हें चेंज होने की जरूरत भी नहीं है, ये सेम रहेंगे। अलबत्ता इन पर जो एप्लीकेशन है, इनकी फॉलोइंग है, वो हर वक्त के साथ साथ बदल जाता है। एक जमाने में हम घर की चीजें ही अपने पालतू जानवरों को खिलाया करते, आप ये उसके लिए स्पेशल फूड बनता जा रहा है, डिफरेंट होगा। लेकिन उनके साथ काइंड होना, उनको शफकत से ट्रीट करना, कोई भी जी हयात लाइफ की चीज को रेस्पेक्ट देना, ये उसूल ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में भी दुरुस्त थी, आबा व अजदाद की जिंदगी में भी दुरुस्त थी, आने वाली नस्लों में भी दुरुस्त रहेंगे। और हमें इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। इसी पर हम फख्र कर सकते हैं। तो मैं लास्ट बात ये बताना चाहूँगा कि ये बात दुरुस्त है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, रोबोट्स के ज़रिए हम अपने बहुत से मसाइल हल करेंगे और मशीनें बहुत हद तक इंसान की तरह सोचने लगेंगी, बहुत सारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंसानों को कभी भी मशीनों की तरह नहीं सोचना चाहिए। ये अहम बात है। मेरा मतलब क्या है, मशीनों के अंदर एहसास नहीं है, अफेक्शन नहीं है, इंसानों के अंदर कंपैशन नहीं क्रिएट कर। ये अलग बात है कि साइंटिस्ट कंपैशन एक जमाने में जाके कंपैशन भी पैदा करें। और एम्पैथी इंसान के इंसान होने की अलामत ये है कि इंसान हर दूसरे दुख दर्द वाले के साथ एम्पैथी रखता है। इंसान अपने दिल से, अपने जज्बात से, अपने दिमाग से दर्द वालों के साथ और खुशी मनाने वालों के साथ एम्पैथी फील कर सकता है। तो कंपैशन एंड एम्पैथी इंसान को मशीन बनने से बचाता है। तो अगर हम मशीनों की तरह सोचेंगे तो हमारे अंदर ये जो ह्यूमन एलिमेंट है, एम्पैथी, कंपैशन, ये जज्बात हो सकता है उतने हद तक उसमें ना हो जितने के हमारे अंदर हो सकते हैं। और मुझे ये भी बताने दीजिए, बहुत सारे लोग अभी भी मशीनों की तरह, जिनके दिल दूसरों की तकलीफ देखकर नर्म नहीं होते, जिनके आंसू नहीं टपकते हैं दूसरों को तकलीफ में देकर,
ایسے بہت سارے انسان ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اذیت میں دیکھ کر بہت زیادہ غمگین نہیں ہوتے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنے دل میں درد رکھتے ہیں ہر دوسرے کے لیے. ہر انسان جو جہاں کہیں پہ بھی ہو، اس پر زلزلے میں یا کسی تکلیف میں مسئلہ آ جائے، پریشانی ہو، تو وہ دل کھول کر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے والنٹرزم کا سہارا لیتے ہیں، خود ٹریول کرتے ہیں، ریسورسز شیئر کرتے ہیں، ٹائم شیئر کرتے ہیں، نالج شیئر کرتے ہیں. اور یہ کمپیشن اور ایمپیتھی انسان کے اندر کنٹینیو ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک مشین کو خبر سناؤ، ٹیپ ریکارڈر کے اندر ریکارڈ کرو کہ فلانا شخص یا قوم تکلیف میں ہے، تو اس کمپیوٹر کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو پرسنلی اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو صرف دیانتداری کے ساتھ وہ انفارمیشن ڈیٹا اندر ریکارڈ کرنا ہے. باقی آگے سے ہو مجھے افسوس ہو، آئی ایم سوری، ایسی تکلیف ہے، یہ کہہ نہیں سکتے. وہ مینیج نہیں ہے، وہ ٹیلرڈ نہیں ہے، وہ پروگرام نہیں ہے اس طرح اظہار کرنے کے لیے. یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں. اور ہمیں کتنی بھی مشینیں ہماری جگہ لیں، لیکن اپنے حیثیت جو انسان ہونے کی ہے وہ ہر صورت میں برقرار رہنی چاہیے. اور آگے سے آگے ہمیں ہیومن کمپیشن، ایمپیتھی کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے جتنا ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتا ہے اسی حساب سے ہمارا کمپیشن اور ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، ہماری ایمپیتھی اور اسٹرانگ ہونی چاہیے، تاکہ آن دا ون ہینڈ ہم یہ مشینوں سے، ٹیکنالوجی سے جتنے بلیسنگز لے سکتے ہیں ہم اون کریں، اپنے زندگی میں اپنائیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا جو ہیومن ڈائمینشن ہے اس کو بھی ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے رہیں، تاکہ ہم انسان مشین نہ بن جائیں. مشین بھلے انسان بن جائیں اچھی بات ہے، لیکن انسان کو مشین نہیں بننا چاہیے. بے رحم، بے درد، بے حس انسان ہو تو اس میں اور پھر پتھر میں اور کسی اور چیز میں کیا فرق ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ان سیریز آف جو ویڈیوز تھے جن کے اندر انسانی کہانی اور ثقافت کی کہانی، انوینشنز کی کہانی، اور انسان کیسے روئی زمین کو بہتر سے بہتر بنانے کے قابل ہوا ہے، اس کی کہانی سنائی. میں نے آپ کو اس دنیا میں کیا پرابلمز ایز اے ریزلٹ آف دیز ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر اتنی زیادہ گفتگو کی ہے. وہ آپ کتابوں موجودوں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہماری ان ڈیولپمنٹس نے کچھ حد تک نیگیٹو امپیکٹ بھی چھوڑا ہے انوائرمنٹ پر. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور میجرز لینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نقصان ہم اپنے مدر ارتھ کو نہ پہنچائیں. اور دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے، تاکہ ہم انلائٹنڈ انڈیویجولز بن جائیں، ہم پبلک انٹلیکچوئلز بن جائیں چیزوں کو سمجھنے میں، تاکہ ہم جذبات کے ساتھ چیزوں کے لیے ریئیکٹ نہ کریں. کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی بات میں آتی ہے تو اس کو سینسیشنلائز نہ کریں، عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھنڈے دماغ سے ان کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں. اور ہم ساری دنیا کے ساتھ ہم قدم ہو کر یہ ایجادات اور انسان کی تکلیفات اور مصیبتوں کو دور کرنے میں ہم بھی ساتھ دیں. ہم سب انڈیویجولی اس میں ساتھ دیں. یہ صرف چیزیں خریدنے والے نہ بنیں، کنزیومر نہ بنیں، نالج پروڈیوس کرنے والے بھی بنیں. اس وقت بہت سارے لوگ نالج کنزیومرز ہیں، وہ اسی پر ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اور برا بلا بھی بولتے ہیں. بائی دا وے ان کو برا بلا بھی بولتے ہوئے، سائنس کو برا بلا بولتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو بھی برا بلا بولتے ہوئے، بہت سارے اقوام کو بھی برا بلا بولتے ہیں بہت سارے لوگ. لیکن جب گھر کی کوئی فیسلٹی ہوتی ہے، کوئی ٹیلی ویژن ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر خریدنا ہوتا ہے، کوئی موبائل خریدنا ہوتا ہے، تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو ہمیں پرو ایکٹیولی یہ اگر چیزیں ہماری ضرورت ہیں تو ہمیں اپنی تھنکنگ کو، اپنی آئیڈیالوجیز کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اسی میسج کے ساتھ میں آج کا یہ میسج کنکلوڈ کروں گا، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے یہ 5-6 ویڈیوز جو میں نے بنائی ہیں خود بھی سنیے،
اپنے فیملیز میں سنیں، اس پہ ڈسکس کریں، ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، اپنے آئیڈیاز جنریٹ کریں، اور ایک پاورفل نالج سوسائٹی کے اندر رہنے کی کوشش کریں. آپ آلریڈی کر رہے ہیں، میں انکریج کرتا ہوں، اور پاورفلی پارٹیسپیٹ کریں اس نالج سوسائٹی کے اندر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیوز انجوائے کیا ہوگا، انجوائے کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ جان عالم خان کی ٹی وی چینل سبسکرائب کرنا بھولیے نہیں. تو آپ کو میں ابھی ایک نئے تھیم کا آغاز کرنے والا ہوں، تو اس کے ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.